हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में, जो कि आपका इनकम टैक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और इससे पहले भी इनकम टैक्स की काफी सारी वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और वो आप देख सकते हैं। काफी इजी वे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम को। देखिए, क्लबिंग ऑफ इनकम को समझने से पहले आपको थोड़ा इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए। देखिए, आपको पता ही है कि जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनकी ये टेंडेंसी रहती है कि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम से कम करना चाहते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमारा जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव रेट पे चार्ज होता है। प्रोग्रेसिव रेट पे मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जो लोग हायर टैक्स ब्रैकेट्स के अंडर आते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमें कम टैक्स पे करना पड़े, तो वो एक टैक्स इवेजन फॉलो करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी एसेट्स जो है अपने फैमिली मेंबर्स के फेवर में या फिर इस टाइप से अरेंज कर देते हैं उस सोर्स ऑफ इनकम को कि उसका जो टैक्स इंसिडेंस है वो दूसरे पे आए, जबकि उस इनकम का बेनिफिट वो लोग खुद लेंगे, ठीक है। तो इन प्रैक्टिसेस को, जो टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन के इन प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जो प्रोविजंस आए वो हुए सेक्शन 60 टू 64, जो कि रिलेटेड है हमारे क्लबिंग ऑफ इनकम से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट आया था जो लोग अपने टैक्स लाइबिलिटी से बचने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, ओके, कि आपका जो टैक्स है वो तो कोई और, उसका टैक्स इंसिडेंस किसी और पर्सन पे है, जबकि उसका जो बेनिफिट है उस इनकम का आप ले रहे हैं, ठीक है। सो हाउ हेंस अ पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स ऑन हिज ओन इनकम, खुद की इनकम पे तो टैक्स देना ही है, ऑब्वियस है, एज वेल एज इनकम बिलोंगिंग टू अदर्स ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। सो इंक्लूजन ऑफ अदर्स इनकम इन द इनकम ऑफ एसेसी इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब, अगर किसी पर्सन ने जैसे अपने फैमिली मेंबर या किसी को भी बिना कंसिडरेशन या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन कुछ चीज ट्रांसफर कर दी और मोटिव क्या है कि टैक्स से बचना, तो उस पर्सन की इनकम भी उसी मतलब कि जो मेन पर्सन है ट्रांसफरर उसकी इनकम में ऐड होगी। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब इंक्लूजन ऑफ अदर्स इनकम इन द इनकम ऑफ द एसेसी इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इसके रूल्स हैं। ओके, जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 60 टू 64। मैं आप लोगों के साथ वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे वही डिस्कस करती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट इजी वे में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम पॉइंट बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, यानी कि आपने एसेट तो ट्रांसफर नहीं किया बट आपने जो उससे होने वाली इनकम है वो ट्रांसफर कर दी। तो यहाँ पे जो है ट्रांसफरर उसी की इनकम में, उसी की जो है इनकम में वो चीज ऐड की जाएगी, ठीक है। When there is a transfer of income by a person to another person without the transfer of the asset from which the income arises, such income shall be included in the total income of the transferor. Okay, देखिए, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक मिस्टर वाई है, ओके, उनकी जो है 2 हाउस प्रॉपर्टीज हैं। अब क्या है, उन्होंने जो वन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी है, जैसे उसका रेंट सपोज कीजिए 8 लाख पर एनम आ रहा है, ओके, पर ईयर। तो उन्होंने क्या किया, हाउस प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर की नहीं, जो 8 लाख पर एनम जो उसकी इनकम है ना उस हाउस प्रॉपर्टी की जो लेट आउट की है, उसकी इनकम अपनी वाइफ के नाम यानी कि मिसेस वाई के नाम ट्रांसफर कर दी। इनकम, ओनली इनकम उनको ट्रांसफर कर दी विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो यहाँ पे ये जो इनकम है ना 8 लाख की, ये मिस्टर वाई में ही ऐड होगी, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। रेवोकेबल चीज वो होती है जो कभी भी जिसको हम तोड़ सकते हैं, मतलब जो टेम्पररी ट्रांसफर है, परमानेंट ट्रांसफर नहीं है। देखिए, रेवोकेबल ट्रांसफर मीन्स अ ट्रांसफर इन विच द ट्रांसफरर कौन होता है, जो एसेट को ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफरी कौन होता है, जिसको की जाती है, ठीक है। सो रेवोकेबल ट्रांसफर मीन्स अ ट्रांसफर इन विच द ट्रांसफरर ऑफ एसेट हैज अ राइट टू रीएक्वायर
and the right to reassume power directly or indirectly of the whole or any part of the income। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है कि रीएक्वायर कर सकता है उस प्रॉपर्टी को, एसेट को जो ट्रांसफर किया, या फिर उससे रिलेटेड पावर रीअज्यूम कर सकता है एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। ओके, अब क्या है, इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी एसेट थ्रू रिवोकेबल ट्रांसफर, इनकम फ्रॉम दैट एसेट शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर। ओके, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मिस्टर ए हैज ट्रांसफर्ड वन ऑफ हिज हाउस टू मिस्टर बी, अपना एक घर मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया। अब कंडीशन क्या है, दैट हाउस कैन बी टेकन बैक बाय हिम एट एनी टाइम। परमानेंट ट्रांसफर नहीं किया है, ये रेवोकेबल ट्रांसफर है कि वो कभी भी मिस्टर बी से अपना घर वापस ले सकता है। तो इस केस में जो क्लबिंग प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे, और जो इनकम डिराइव्ड है मिस्टर बी की, वो किसकी मानी जाएगी, मिस्टर ए की मानी जाएगी। लेकिन अगर इररिवोकेबल ट्रांसफर है एसेट का, तो इनकम फ्रॉम दिस सच एसेट विल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ट्रांसफरी। अगर मान लो मिस्टर ए ने जो है मिस्टर बी को परमानेंटली या फिर अगर मैं इसके एक एक्सेप्शन कहूं कि उन्होंने जो है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ मिस्टर बी उनको बोल दिया है कि जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप अलाइव हो, तब तक मैं आपसे एसेट नहीं लूंगा, इस टाइप से है, तो जो है यहाँ पे जो है फिर मिस्टर बी की ही इनकम मानी जाएगी, तब मिस्टर ए को हम नहीं बोलेंगे। ओके, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है remuneration of spouse from a concern in which other spouse has a substantial interest। यहाँ पे भी आपका क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा, लेकिन पहले इसको थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं। देखो, अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़े। पहला ये था कि आपने एसेट को ट्रांसफर नहीं किया है, सिर्फ आपने उससे होने वाली इनकम को ट्रांसफर किया है। दूसरा हमने पढ़ा कि आपने एसेट को ट्रांसफर किया बट दैट इज रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। अब हम कर रहे हैं कि अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्पाउस, आप समझते हैं स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए जो है वाइफ स्पाउस होती है और वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस होता है, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए एक हस्बैंड जो है मिस्टर ए, उनका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से उसकी वाइफ को क्या मिली है, जॉब मिली है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को क्या मिली है, जॉब मिली है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी वाइफ को मिलने वाला रेम्यूनरेशन ऐड होगा अपने हस्बैंड की इनकम में, क्योंकि उसको जॉब मिली है उसके हस्बैंड के सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की वजह से। बट अगर उसकी वाइफ को जॉब मिली होती कि उसके पास प्रॉपर एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, कैपेबिलिटी है, तो ये उसकी वाइफ की खुद की इनकम मानी जाती। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। देखो, इफ द स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल गेट्स एनी सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर रेम्यूनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न in which the individual has a substantial interest, and remuneration paid to the spouse is not due to the technical or professional knowledge or experience of the spouse। देखो, मतलब स्पाउस को कोई भी टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, तो जो भी ये सैलरी, कमीशन, फीस होगी ना, ये किसकी मतलब इनकम मानी जाएगी, इंडिविजुअल की ही मानी जाएगी, जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, स्पाउस की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब हम सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, 2 चीजें ध्यान रखनी है। अगर जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, अगर वो कंपनी है तो एसएससी खुद और उसके रिलेटिव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम उनके पास इक्विटी शेयर्स हैं कम से कम 20% या उससे ज्यादा, मतलब एटलीस्ट 20% उनके पास वोटिंग पावर है, मतलब शेयर्स है, वोटिंग पावर है उनके पास कम से कम 20%। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, एसएससी खुद, अगर सपोज हस्बैंड की हम बात करें, हस्बैंड एसएससी है तो वो खुद प्लस अगर हम उसकी वाइफ का भी हो सकता है शेयर, प्लस उसके रिलेटिव्स में आ जाएगा हस्बैंड वाइफ। देखो, अगर हस्बैंड है तो उसके लिए वाइफ और हस्बैंड के ही ब्रदर सिस्टर आएंगे, यहाँ वाइफ के ब्रदर सिस्टर को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे रिलेटिव में। एनी लीनियर असेंडेंट मतलब कि फादर, ग्रैंडफादर, डिसेंडेंट मतलब कि अब आगे उसके बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सब ये ऐड होंगे। अगर वाइफ है तो वाइफ के लिए हस्बैंड
और वाइफ के खुद के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स या वाइफ के बच्चे और आगे ग्रैंड मतलब जो बच्चे हैं, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन ये। अब आप ये देखिए, ये कंपनी के केस में मैंने आपको बताया, कंपनी के अलावा है तो उसमें एसएससी उसके खुद के रिलेटिव्स के साथ मिला के 20% या मोर ऑफ द प्रॉफिट्स, मतलब उसमें कंपनी के केस में आपने वोटिंग पावर देखना है 20% या उससे ज्यादा, और अगर हम बात करें अदर केस की तो कम से कम 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपको मिलना चाहिए। ओके, लेकिन अगर जो है मैंने आपको बोला कि क्लबिंग प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल इफ द रेम्युनरेशन रिसीव्ड इज ड्यू टू द टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्पाउस का अगर खुद का प्रॉपर टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज है तब वो उसकी खुद की ही इनकम मानी जाएगी, तब क्लबिंग प्रोविजन जो है अप्लाई नहीं होंगे। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, ठीक है। स्पाउस मैंने आपको बताया हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, ठीक है। अब क्या है, वेयर एन एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के अगर कोई एसेट एक इंडिविजुअल ने ट्रांसफर की है टू हिज और हर स्पाउस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मान लो 15 लाख की चीज थी, ठीक है, उसने अपनी वाइफ को सपोज कीजिए ₹2 लाख में दे दी, तो क्या ये एडिक्वेट कंसिडरेशन हुआ? नो, दिस इज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो एनी इनकम फ्रॉम सच एसेट शेल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ ट्रांसफर, यानी कि अगर जैसे हमने हस्बैंड का एग्जांपल लिया है तो उसी की मानी जाएगी, उसकी वाइफ की नहीं मानी जाएगी। लेकिन प्रोपोर्शनेट देखना, जैसे 15 में से 2 तो दिया है तो 13 लाख पे जो इनकम होगी, ओके, 13 लाख पे प्रोपोर्शनेट देखना आपने, तो 13 लाख पे जो इनकम होगी वो वाइफ की नहीं मानी जाएगी, वो हस्बैंड की मानी जाएगी। लेकिन क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर एसेट्स ट्रांसफर की गई है एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, मतलब प्रॉपर पैसे दिए गए हैं। और कई बार देखो जैसे हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स हो जाता है और अगर एग्रीमेंट हुआ है कि वो अलग रहेंगे, उसकी वजह से उसके हस्बैंड को उसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ी, तो यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। ओके, आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जैसे अभी हमने स्पाउस का किया वैसे ही एक सेक्शन बना है सन्स वाइफ यानी कि डॉटर इन लॉ के लिए। एनी इनकम विच अराइजेस फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल टू हिज सन्स वाइफ। ओके, अपने बहू को आफ्टर 31st May 1973 otherwise than for adequate consideration, इसका मतलब inadequate consideration के लिए, वो मैंने अभी आपको बताया ही था कि inadequate consideration क्या होती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस एसेट की जो इनकम है वो फादर इन लॉ की ही मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, द रिलेशनशिप ऑफ फादर इन लॉ और मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ शुड सबसिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड एट द टाइम ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम, यानी कि जब एसेट को ट्रांसफर किया गया तब भी उनका रिलेशन होना चाहिए इस चीज का, ठीक है, डॉटर इन लॉ का, और जब इनकम अर्न हो रही है एक्रू हो रही है तब भी। इन द सेम वे हस्बैंड वाइफ वाला जो था स्पाउस वाला, उसमें भी एसेट्स के ट्रांसफर के टाइम वो रिलेशन होना चाहिए। फियोन्से के लिए हम बात नहीं करते हैं कि अभी शादी नहीं हुई है, नो, उसके लिए हम क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। जो हस्बैंड वाइफ होंगे मतलब उनका रिलेशन होना चाहिए जब एसेट को ट्रांसफर किया गया है और इनकम जब अराइज हो रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस ऑफ द ट्रांसफरर। इसको पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, अब सपोज कीजिए आप मिस्टर ए हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक कुछ भी प्रॉपर्टी लगा लीजिए, वो अपने एक फ्रेंड मिस्टर एक्स को दे दी। अब एक्स को तो दी है, उन्होंने ये बोला है कि तुम मेरी वाइफ को हर साल या फिर हर महीने 20,000 या 50,000 जो भी उनके बीच में अमाउंट होगा देंगे, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे क्या है कि उसने मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को जो ट्रांसफर किया है वो कोई भी प्रॉपर्टी, उसका मोटिव ये है कि वो अपनी स्पाउस का बेनिफिट देख रहा है। सो इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिज और हर एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन
टू अ पर्सन और एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर द इमीडिएट और डेफर्ड, मतलब चाहे उसी टाइम का बेनिफिट चाहे बाद का, ठीक है। तो इनकम अराइजिंग फ्रॉम द एसेट सो ट्रांसफर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, मतलब जितना बेनिफिट उसकी वाइफ को या फिर वाइफ के लिए हस्बैंड को मिलेगा वही ट्रांसफर की इनकम में क्लब हो जाएगा और उसी के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। ओके, उसके बाद है इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। अभी हमने पढ़ा स्पाउस के मतलब की बेनिफिट के लिए, इन द सेम वे ऐसा ही सन्स वाइफ के लिए अगर कोई इंडिविजुअल ट्रांसफर कर रहा है 31 मई 1973 के बाद कोई भी एसेट, वो भी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, किसी भी पर्सन को या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अपनी सन्स मतलब सन्स वाइफ अपनी बहू के बेनिफिट के लिए, तो जो भी इनकम अराइज होगी, जितना बेनिफिट उस इनकम से सन वाइफ को मिलेगा उसके एक्सटेंट तक वो वाली इनकम क्लब होगी, मतलब उसके फादर इन लॉ की इनकम में। ओके, अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये वाला पॉइंट। अब इसमें क्या होता है, कई बार जैसे मान लो एक इंडिविजुअल ने ट्रांसफर किए एसेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्पाउस, या तो अपने जैसे अब सपोज हम वाइफ हस्बैंड का एग्जांपल ही ले रहे हैं हम, इस पे हस्बैंड ने अपनी वाइफ को या फिर अपनी सन्स वाइफ यानी कि बहू को, ठीक है। अब आगे वाइफ या सन की वाइफ ने उस एसेट को आगे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इन्वेस्ट किया तो दो तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सकती है, देखिए इन एनी बिजनेस, मतलब किसी भी बिजनेस में किया लेकिन एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं किया, ठीक है, या फिर मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब किसी फर्म में आप पार्टनर नहीं बने, ना ही पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया मतलब तो क्या होगा, तो आपको जो है कैसे आपकी इनकम कैलकुलेट की जाएगी, सपोज मान लो 5 लाख की जो है उसने दी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब 5 लाख उसने दिए अपनी स्पाउस को, अब क्या है कि उस 5 लाख में से उसने 3 लाख एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, तो हमने कैसे निकालना है इनकम, और उस साल प्रॉफिट जिस बिजनेस उसने इन्वेस्ट किए वहां प्रॉफिट 50,000 का हुआ। तो फॉर्मूला देखिए, वैल्यू ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय द ट्रांसफरर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो यानी कि कितनी उसने इन्वेस्ट की, सपोज कीजिए 3 लाख, 3 लाख मैंने बोला ना उसने इन्वेस्ट कर दी, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर बाय द ट्रांसफरी, आपने ये भी देखनी है। टोटल यहाँ आ जाएगी द प्रॉफिट शेयर ऑफ ट्रांसफरी फ्रॉम द बिजनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रॉफिट शेयर सपोज उसका 50,000 है, तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय द ट्रांसफरर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर बाय द ट्रांसफरी। जैसे कि अब आप ये देखिए कि मान लो उस 5 लाख में से 3 लाख उसने यहां यूज किए, लेकिन उसने ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट की ना अपनी वो 10 लाख की ट्रांसफरी, यानी कि जो स्पाउस है उसने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है पिछले साल, उसमें से 3 लाख वो वाले हैं जो उसने अपने हस्बैंड से लिए थे और उसने इन्वेस्ट कर दिए थे। तो इनटू में कर देंगे प्रॉफिट शेयर, जैसे कि मैंने बोला 50,000 यहाँ पे है, तो अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो इनकम आएगी जो आपके पैसों की वजह से आई है 3 लाख की वजह से, वो आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी। लेकिन कई बार हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब वो पैसा हमने एज अ कैपिटल मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन लगाया है, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जो उससे रिलेटेड है तो वो ट्रांसफरर की इनकम में ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है माइनर चाइल्ड की इनकम की क्लबिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। All the income which arises or accrues to the minor child वो होता है कि जिसकी एज 18 ईयर से कम है। ओके, तो अब कई बार आपने सुना होगा, कई जैसे एक चीज ध्यान रखना है, माइनर चाइल्ड कई तो होते हैं आर्टिस्ट जैसे कि डांसर, सिंगर या फिर कोई मैनुअल स्किल खुद से कर रहे हैं, तो उनकी इनकम क्लब नहीं होगी। बट अगर क्या होता है जैसे कि उनके नाम कोई एफडी है, उस पर कोई इंटरेस्ट आ रहा है या ऐसा है, तो फिर वो उनके पेरेंट्स की इनकम में ऐड होता है। बट कैसे ऐड होता है वो रूल है, ठीक है। तो देखिए, ऑल द इनकम विच अराइजेस और एक्रूज टू द माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ हिज पेरेंट
अब देखो जब मैरिज एग्जिस्ट कर रही है, मतलब डिवोर्स नहीं हुआ है पेरेंट्स का, तो जिस पेरेंट की, मान लो फादर की इनकम ज्यादा है या मदर की, मान लो मदर की इनकम ज्यादा है तो मदर की इनकम में ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर पेरेंट्स सेपरेट हैं, डिवोर्स हो गया, तो वो बच्चा जिसके साथ रहता है, सपोज वो अपनी मदर के साथ रह रहा है, तो फिर वो मदर की इनकम में उस माइनर चाइल्ड की इनकम ऐड होगी। सो द इनकम ऑफ द माइनर विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हु मेंटेन्स द माइनर चाइल्ड इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। और मतलब जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में माइनर चाइल्ड को मेंटेन कर रहा है। ओके, अब चाइल्ड में यहाँ पे आपका जो है स्टेप चाइल्ड भी आ जाएगा, अडॉप्टेड चाइल्ड भी आएगा और माइनर मैरिड डॉटर भी आएगी, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जाम्पशन मिलती है, देखो व्हेन द इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ अ पेरेंट, द पेरेंट कंसर्न्ड इज एंटाइटल्ड टू एग्जाम्पशन ऑन द इनकम सो इंक्लूडेड फॉर ₹1500 पर चाइल्ड, ठीक है। ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 2 बच्चों के लिए, 3 बच्चों के लिए, कितने भी हैं बच्चे, तो हर माइनर चाइल्ड के लिए आपको 1500 पर माइनर चाइल्ड की एग्जाम्पशन मिलेगी। अभी मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करूंगी। एक्स एक माइनर है, ठीक है, उसकी जो टैक्सेबल इनकम है 50,000 है इंटरेस्ट से, और उसके जो फादर वाई हैं उनके बिजनेस है क्लॉथ और आयरन के, जिनसे उनकी टैक्सेबल इनकम 60,000 एंड 2,40,000 है रिस्पेक्टिवली, जबकि उनकी मदर की कोई भी इनकम नहीं है और पेरेंट्स की मैरिज अभी सबसिस्ट है, मतलब इकट्ठे रहते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मदर की इनकम तो है नहीं, ऑब्वियस है, पेरेंट की मतलब फादर की इनकम ज्यादा है तो फादर की इनकम में ऐड होगा। इन केस एक्स इनकम ऑफ 50,000 लेस 1500 कितना हो जाएगा, देखो 50,000 क्या थी उसकी इंटरेस्ट से, माइनस 1500 हमने कहा एग्जाम्पशन होगी, तो 15,000 माइनस 1500 कितना हो जाएगा, 48,500। तो यहाँ पे जो है 48,500। अब वैसे उसकी फादर की इनकम क्या है, 240 प्लस 60 3 लाख, 3 लाख प्लस 48,500 उसके माइनर चाइल्ड के ऐड होके, तो उसकी जो फादर की टैक्सेबल इनकम, सॉरी टोटल इनकम होगी, दैट विल बी 3,48,500। ओके, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब एक और पॉइंट है हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम का, इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इनटू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, सेक्शन 64 का पार्ट 2 है। देखो एक जॉइंट हिंदू फैमिली जैसे HUF की समझते हो, जो कॉमन फैमिली की प्रॉपर्टी है, लेकिन कई बार कुछ पर्संस खुद से ही मेहनत करके कुछ अपनी प्रॉपर्टी बना ली, तो वो दैट इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब होता क्या है, अगर कोई पर्सन खुद की एक्वायर की गई प्रॉपर्टी को टैक्स से बचने के लिए HUF की प्रॉपर्टी में डाल देता है, ठीक है, तो क्या होगा, उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम उस पर्सन की खुद की इनकम मानी जाएगी, ना कि HUF की, ठीक है। देखिए, इफ आफ्टर 31 December 1969 एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन समझते हैं ना, कि मान लो 20 लाख की चीज आपने 1 लाख में दे दी, ठीक है, या फिर अपनी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको HUF की फैमिली, मतलब HUF की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देता है, then the income from such property shall be deemed to be the income of the individual and not of HUF। तो वो वाली जो प्रॉपर्टी की इनकम है उस इंडिविजुअल की मानी जाएगी, HUF की नहीं मानी जाएगी। ओके, अब कई बार अगर HUF की बना दे तो उसका आगे बंटवारा हो गया, सपोज कीजिए अगर उस कन्वर्टेड प्रॉपर्टी का आगे बंटवारा हो गया, सब्सिक्वेंटली पार्टीशन हो गया, तो इनकम फ्रॉम द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय द स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी, जैसे सपोज करें 2 लाख की अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2 लाख नहीं सॉरी 20 लाख की। अब 20 लाख में से 20 लाख की जो प्रॉपर्टी थी उसके, अब जब उसका बंटवारा हुआ तो मिस्टर एक्स के हिस्से में वो 5 लाख आए, ठीक है, 5 लाख आए, और उसमें से 1 लाख उनकी वाइफ का भी आया अलग से, और उनका एक माइनर बेटा है उसके नाम 50,000 आए, और एक मेजर बेटा है उसके भी 50,000 आए। तो जो मिस्टर एक्स है उसके लिए 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000, यानी कि ये मेजर वाले तो नहीं होंगे बट उसकी वाइफ और उसके माइनर बेटे के इंक्लूड होंगे उसकी मिस्टर एक्स की इनकम में, ठीक है। अब आता है एक बेनामी ट्रांजैक्शंस। देखिए बेनामी ट्रांजैक्शंस होती है कि आप
एक ऐसे पर्सन के नाम पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। व्हेन ए पर्सन एंटर्स इनटू अ ट्रांजैक्शन इन द नेम ऑफ पर्सन अदर देन द रियल पर्सन इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्स, टैक्स से बचने के लिए आप कोई रियल पर्सन है नहीं, बिना रियल पर्सन के कोई ऐसे ही आप फिक्टिशियस नेम से एंट्री कर रहे हैं, सो बेनामी ट्रांजैक्शन, जिसके नाम पे आप कर रहे हैं मतलब वो उसको हम बेनामीदार बोलेंगे। ठीक है, अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ऐसा ट्रांसफर बेनामी है तो उस ट्रांजैक्शन को जो है वो क्या करेंगे, ही विल ट्रीट द इनकम ऑफ दैट ट्रांजैक्शन एज द इनकम ऑफ द रियल पर्सन, और जिसने मतलब ट्रांसफर किया है बेनामी नाम से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, बेनामीदार पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जिस पर्सन ने क्या किया है, ट्रांसफर किया है बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। अब आप ये देखिए कि हमने देखा कि दूसरे पर्सन की इनकम ऐड हो रही है, अगर लॉस भी तो हो सकता है ना, तो लॉस भी वही माइनस होगा। ठीक है, द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन इज लायबल टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 64। ठीक है, एंड वेयर देयर इज अ लॉस टू अ स्पेसिफाइड पर्सन इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, तो इंडिविजुअल विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ सच लॉस। मतलब अगर उसको इनकम ऐड हो रही है तो लॉस हुआ तो वो भी सेट ऑफ करेगा, मतलब इनकम में हम लॉस को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इनकम फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। एक्विजिशन क्या होता है कि किसी चीज की वैल्यू को बढ़ना। मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज कीजिए मिस्टर कमल, उन्होंने ना अपनी वाइफ नेहा को 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, अब ये जो पैसा है मिसेस नेहा ने मतलब जो 2 लाख रुपए है वो बैंक में जमा करवा दिए। अब आप ये देखिए बिना कंसिडरेशन के वो 2 लाख रुपए दे दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अब उसकी जो वाइफ है नेहा, उसने वो पैसे बैंक में जमा करवाए और जो फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा ना बैंक से उन डिपॉजिट्स पे, वो क्या होगा, वो आपने ये समझना है कि वो मिस्टर कमल के हैंड में ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो गया। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो इंटरेस्ट इकट्ठा होता जा रहा है जिसको हम एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट बोलेंगे, अगर मिसेस नेहा एक कंपनी के डिबेंचर परचेज कर लेती है उस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट से, तो उस पे जो इंटरेस्ट रिसीव होगा ना वो टैक्सेबल, यहाँ टैक्सेबल नहीं टैक्सेबल आएगा, टैक्सेबल उसके खुद के हैंड्स में होगा ना कि मिस्टर कमल के। यानी कि अब आप ये देखिए जो ब्याज आ रहा था पहले 2 लाख पे वो तो मिस्टर कमल के हैंड्स में टैक्सेबल था, बट अब उस ब्याज जो इकट्ठा होता जा रहा है उससे जो है एक्विजिशन जो हुआ उसकी वाइफ ने आगे इन्वेस्ट किया डिबेंचर्स में, और डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो बढ़ोतरी हुई है, वो उसकी वाइफ की इनकम मानी जाएगी ना कि उसके हस्बैंड की। ठीक है, सो इनकम अराइजिंग टू द ट्रांसफरी यानी कि यहाँ पे उसकी वाइफ थी ट्रांसफरी, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। पहले तो वो कमल के हाथ में था, लेकिन इनकम अराइजिंग टू द ट्रांसफरी मतलब वाइफ फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी और फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी is not taxable in the income of transfer but it will be taxed in the hands of transferee यानी कि वाइफ के। तो ये एग्जांपल जरूर लिखना है। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने आपके साथ सभी इसके चीजें क्लबिंग की बहुत ही इजी वे में डिस्कस किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।